हेलो एवरीवन। सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी हमने कुछ टाइम से वीडियोस कुछ अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम बिजी थे। लेकिन अब आप लोगों को एक से एक कंटेंट्स मिलते रहेंगे और डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा। और जहाँ से भी हमारा करंट अफेयर्स छूटा है उसके भी क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएंगी जल्द से जल्द। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स इन सब का कंटेंट मिल जाता है। तो आपको ये कंटेंट रेगुलर मिलते रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, बट अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप लोगों को एक से एक कंटेंट हर चीज़ का मिलता रहेगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स में हम टॉप 10 क्वेश्चंस लाते हैं, उस टॉप 10 क्वेश्चन में हम पूरा कवर कर लेते हैं। तो आप वो टॉप 10 क्वेश्चंस ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वो टॉप 10 क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो प्लीज़, और आपने जितनी भी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं करंट अफेयर्स या जीके, जीएस जिससे भी रिलेटेड, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और यहाँ स्क्रीन पर भी आप सबको दिखाई दे रहा है कि रिवीजन पॉइंट्स। गाइस, हम सबका क्वेश्चन होता है कि हम रिवीजन कैसे करें। जैसे कि एक टैग भी लगा हुआ है, हाउ टू स्टडी हिस्ट्री फॉर योर एग्ज़ाम्स। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है हिस्ट्री को पढ़ना, सबसे पहली बात तो। और जैसे तैसे हम हिस्ट्री का सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, बट उसके बाद फिर हमारे पास एक चैलेंज रहता है कि अब हम उसको रिवाइज कैसे करें। उसके लिए हम क्या कोई बुक खरीदें या फिर कैसे रिवाइज करेंगे। तो इसलिए आज हम आपके लिए आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आपको यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में उसके आंसर्स भी हैं, जो आपका फुल रिवीजन करवा देगा आपकी हिस्ट्री का। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आइए। तो सबसे पहले तो गाइस, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबसे पहले आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा कंटेंट डेली मिलते रहे अच्छे तरीके से। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों को, अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि सबका कुछ भला हो जाए, सबको ऐसे रिवीजन करने के लिए चीज़ें मिलती रहे। तो अपने रिलेशन वालों, अपने भाई बहनों, दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब आज की वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। या हेरोडोटस को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस पे टिक लगाते जाते हैं, जो भी हमारे होते जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? गाइस, सिंधु सभ्यता में लोग ज़्यादातर व्यापार ही करते थे।
तो व्यापार। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? जौ एवं गेहूं। तो गाइस ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, तो इसलिए इनको रिवाइज करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और हमें तो रिवाइज करना है वैसे भी, तो हम लोग इनको थोड़ा स्पीड में ही लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन है वैसे भी, तो हम लोग इनको एक जल्दी जल्दी स्पीड में लेते हैं, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। किसने दी? चार्ल्स मैसन, 1825 में, ठीक है, 1825 में जानकारी मिली है हमारे हड़प्पा सभ्यता की। एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, आपको बता दें कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसी को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, और जब अगर सिंधु सभ्यता की जगह हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु सभ्यता आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें एक ही है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ और आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, ओके। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। इसके बारे में एक चीज़ है कि हर जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, सॉरी, अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी या भाषा, जो भी लिपि थी, वो पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है ना भाई, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि वो भाव चित्रात्मक थी, अब जिस टाइप की थी, तो इसलिए उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। क्या कहलाते थे? फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, सॉरी लिपि, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। ये भी याद रखिएगा गाइस कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, वो जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं तो वो यहाँ से इधर लिखते हैं, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी उसको हम खरोष्टी लिपि कहते थे, और वो इधर से इधर लिखी जाती थी, है ना। ये तो आपको पता होगा, और जिसको पता नहीं है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ओके, स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। सभी जानते हैं ना स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है, ऑफकोर्स जानते ही होंगे। स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह हम लोग इसको कहते हैं, है ना। इस टाइप का जो बनाया जाता है हिंदुओं में, हिंदू सभ्यता में ही ये बनाया जाता है, तो इसको जानते होंगे, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आप सबको पता होगा कि आग जलाना कैसे सीखा, इनकी स्टोरी भी सुनी होगी। पत्थर से इन्होंने आग जलाए थे, है ना, 2 पत्थरों को रगड़ कर। सबसे पहला पालतू जानवर था, 1 सेकेंड, सॉरी 13 वाला छूट गया। ओके, आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। सिंधु सभ्यता के 3 काल थे, ये तो सभी को पता ही होगा, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण
और नवपाषाण। तो ये आप सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे पहले पालतू जानवर था कुत्ता। ठीक है। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 16 वाला हड़प्पा स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम में खासकर। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे लोहे से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ये तो खैर रिवीजन पॉइंट है। अगर आप लोगों को इसके टाइम, ये जो आपको एक वो बता दूं कि अगर आप लोगों को इसका टाइम का कुछ नहीं पता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं 2500 ईस्वी पूर्व से, मतलब जो जब 2500 ईस्वी पूर्व से वो लिखा हुआ है, तो वेट, जो 2500 ईस्वी पूर्व से, अच्छा आप लोगों को पता है ये जो 25वीं ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है ना। तो आप अगर जिसको भी इस टाइम के बारे में नहीं पता है कि ये कैसे चलता था, तो उसके लिए हम एक सिंगल वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि ये टाइम कैसे चलता था और क्या था। और इससे रिलेटेड कुछ छोटा मोटा मैं नोट्स भी उसमें ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हमने अपलोड कर देंगे हम इस वीडियो के जस्ट बाद, या फिर जस्ट बाद आपकी अपलोड हो जाएगी इस टाइमिंग की वीडियो। ठीक है। ये 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, ये उल्टा कैसे चल रहा है, क्योंकि हम लोग आज जो देखते हैं वो तो हम ऐसे इस हिसाब से देखते हैं ना, 1700 से 2500, 2000 से 2024, बट यहाँ पर उल्टा चल रहा है 2500 से 1750। तो इसकी मैं सिंगल वीडियो बना दूँगी, आप लोग वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, जिसको भी नहीं पता है, वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़ ही चुके होंगे जो यहाँ पर रिवाइज़ कर रहे होंगे, और जो अगर पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लड़रकाना में। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की? 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। वैसे आपको सब पता होगा, ये नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है? जिसे हम नटराज की मूर्ति कहते हैं। ठीक है। नटराज की हम मूर्ति कहते हैं। नटराज वो नर्तक करते हुए जो रहती है वो मूर्ति। ठीक है। ओके। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो अन्नागार। इमारत, क्योंकि उस टाइम पर जो अन्न रखने के लिए जो बड़े बड़े रूम होते थे, जो भी होता था वो बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है।
सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की, वो मातृ देवी को ही मानते थे। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की रचना कब हुई? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ये आप याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या 4 एवं 6, मतलब वेद 4 है और वेदांग 6 है। ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद, मतलब सबसे नया वेद अगर हम कहें वो कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, अथर्ववेद सबसे नया वेद है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ओके। गायत्री मंत्र का रचनाकार था विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री सूर्य देवता को। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन प्रारंभ अलवार संतों द्वारा। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ये ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के बारे में बताया है, इसलिए ये माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के मतलब जो बहुत ही पुराने टाइम के जो लोग थे, वो लोग सिंधु सभ्यता के भी कह सकते हैं, तो वो सिंधु नदी के बारे में जानते थे मीन्स। ठीक है, इस नदी के बारे में मतलब जानते थे जब ऋग्वेद था, तो मतलब उससे पहले के लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे, जैसे यमुना नदी का बहुत कम उल्लेख मिलता है, तो देख लीजिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र। पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां मंडल। ठीक है, और 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? पता होना चाहिए आपको। 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का उल्लेख है। और पुरुष सूक्त में आप सबको पता है कि क्या क्या आते हैं, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, ठीक है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से।
प्राचीन हिंदी विधि के लेखक हैं मनुस्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति, याद रखिएगा। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईस्वी से पहले, ईस्वी पूर्व से भी पहले। आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व। लुम्बिनी 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कुशीनगर में। गाइस मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है, और खासकर काउंटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आती। कोशिश कर लेती हूँ तो मैं थोड़ा वो इंग्लिश में ही बोलूँगी। ठीक है, 483। ओके, बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व। 400 सॉरी गाइस। ओके, 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। ये मृत्यु की घटना कोई घटना नहीं है। अगर जिसको नहीं पता है, वैसे जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता ही है। मतलब उनकी मृत्यु को कहा गया है ऐसा, महापरिनिर्वाण की विधि। ठीक है, इस टाइप से। बुद्ध के प्रथम गुरु अल्लाह कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये आपको क्लियर दिख रहा है ना गाइस? 80 वाला। अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर हम लिख देते हैं कि थोड़ा सा वो हो रहा है। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, वैसे धम्म ऐसे लिखा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई अजातशत्रु के काल में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईस्वी पूर्व। चौथी बौद्ध संगीति में प्रथम शताब्दी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, जो मैं अगर इम्पोर्टेंट बताते जाए तो वो उसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे ही। वैसे भी हम तो वन लाइनर रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक
मखाली घोषाल हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी पूर्व। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी पूर्व। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, और ये 16वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 16वें और अंतिम। ठीक है, ओके। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 19वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडलपुर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व। महावीर किस राजघराने से थे? क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी जामाली। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए बिंबिसार के काल में। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी गुजरात में। जनसभा नहीं, जैन सभा है, जैन सभा। नीचे भी जैन सभा ही आएगा, वो जो ऊपर लिखा है। नेक्स्ट, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईसवी। वो भी ईसा पूर्व पढ़े थे ना, तो वही हैबिट आई थी ईसा पूर्व, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। ओके, एक और बात कही, अभी तक हम पढ़ रहे थे ईस्वी पूर्व, जैसे मतलब बहुत सारी जगहों पर ईस्वी पूर्व, और अब यहाँ पर आया ईस्वी। तो ये आप एक ही ना समझें, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग अलग हैं और इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए हमारी टाइम वाली एक मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम उस वीडियो में। एक शॉर्ट वीडियो, बहुत छोटी वीडियो होगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका सारा कन्फ्यूजन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन करके बता देंगे कि टाइम उल्टे से सीधा, सीधे से उल्टा कैसे चलता है, और ईस्वी पूर्व और ईस्वी क्या है, इन सब का आपका बिल्कुल सारे डाउट्स उस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट, मगध की राजधानी राजगृह ग्रीव्रज। 16 जनपदों की सूची, 16 महाजनपदों की सूची। ये 16 महाजनपद किस में थे, तो ये बता दें। जो ये 16 महाजनपद थे, ये सिंधु सभ्यता के हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के 16 महाजनपद हैं, और इनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब भी आते हैं। लोथल 16 ऐसे थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसाया गंगा व सोन के संगम पर। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक
सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? प्रशासन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि मेनली जो अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, जो हम मेनली अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उसमें हम किससे? पैसा, व्यापार, इससे रिलेटेड पढ़ते हैं, है ना। उसमें मेनली हमारा क्या रहता है? पैसा, व्यापार। लेकिन जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, उसमें प्रशासन से रिलेटेड दिया गया है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रवाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई श्रवणबेल गोला में। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद, और कलिंग युद्ध के बाद उसने फिर युद्ध ही छोड़ दिए थे करना। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी पूर्व। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ। अशोक का नाम उल्लिखित है मौस्की एवं गुर्जर अभिलेख में। अशोक को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख में। कलिंग की विजय का वर्णन 13वें अभिलेख में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों पर अपने आप ही लग गया। रासतरंगिणी का लेखक कल्हड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों की खोज टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप 1837 में। अशोक की मृत्यु कब हुई? 332 ईस्वी पूर्व। हरिशेर का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। शुंग वंश की नियम नहीं, यहाँ पर गलत हो गया, ये नियम नहीं है, ये नींव है, नींव। ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नींव है ये। शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने। भरोत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारतीयों में आने वाला प्रथम यवन शासक डोमेट्रियस फर्स्ट। डोमेट्रियस फर्स्ट को किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुख। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाए हिंद यूनानियों ने। गला खराब है, उसके लिए सॉरी। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाण शासकों ने।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला शेरशाह काल में। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुटफिसेस बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क और सबसे प्रतापी शासक कनिष्क, सबसे प्रतापी शासक। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। मंदिर की विमान शैली का प्रचलन चोल शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। शिल्क मार्ग का निर्माण करवाया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क कहलाता है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टाइन कहलाता है नागार्जुन। भारत का मिल्टन कहलाता है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेर। ये चीनी यात्री फाहियान भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन। विक्रम संवत शुरू हुआ 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक। गुप्तकालीन सोने का सिक्का दीनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। महरौली में स्थित लौह स्तंभ बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चंद्रगुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने राजधानी धानेश्वर से स्थापित की कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की हर्षवर्धन ने। ह्वेनसांग ये गलत लिखा है, हिनसांग नहीं होता, ह्वेनसांग होता है। ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग इसका विषय से ना है ह्वेनसांग है वो, ठीक है। ह्वेनसांग कभी लिखने को आ जाए तो सही लिखिए, ठीक है। डंडा नहीं होता वो किसी और गलती से। ह्वेनसांग भारत आया हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग की रचित पुस्तक सीयू की यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग। यात्रियों के राजकुमार को इंग्लिश में हम कहते हैं, इस साइड लिख देते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, क्योंकि ऐसे इंग्लिश में भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के में भी यही लिख दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स क्या होता है। तो ये ह्वेनसांग को ही कहते हैं, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि ह्वेनसांग। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर
1/6 पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा के तट पर। हर्षवर्धन 5 वर्ष से धार्मिक सम्मेलन करता प्रयाग में। ठीक है, 5 वर्ष से नहीं, 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में वो प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था। हर 5 वर्ष में है। ठीक है, चलो तो हमारे होते हैं क्वेश्चंस ख़त्म। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया से कंटेंट्स आपको मिलते रहे रिवीजन करने के लिए, और भी बहुत सारा कुछ। तो और हम आपको डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये वीडियो आसानी से मिल जाए, उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थोड़ा दूसरों का भी भला सोचिए भाई। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।